हमारा पाठ नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। हमें ग्लोब को पढ़ना है। ग्लोब के अंदर अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, क्या इनके उपयोग हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं और इनका यूज़ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक कन्फ्यूजन हमेशा होता है, उसको दूर कर लेते हैं। पहले ये है हमारा ग्लोब। अक्षांश रेखाओं को अंग्रेजी में कहते हैं लैटीट्यूड और देशांतर रेखाओं का अंग्रेजी नाम है लॉन्गिट्यूड। तो लैटीट्यूड इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं, आगे मैं यही शब्द प्रयोग में लूँगा, अक्षांश लॉन्गिट्यूड के लिए देशांतर। तो कंफ्यूज नहीं हुए, इसके पर्पज़ से मैंने बताया। देंगे विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा क्या है? मान लीजिए ये हमारी धरती है, पृथ्वी है। एज अ ग्लोब हम इसको अगर देखें तो ये जो विषुवत रेखा है हमारी, ये क्या करेगी, इस धरती को बीच में से ऐसे दो भागों में बांट देगी। सपोज करो एक नींबू का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको अपन बीच में से काट देते हैं। काटना नहीं है, उसको काटने वाली जगह पे अगर मैं एक रेखा बना दूं पूरी चारों तरफ, ये रेखा क्या होगी, हमारी विषुवत रेखा होगी। ठीक है। अब क्या होगा, विषुवत रेखा इसका नाम है। अब क्या होगा, इस विषुवत रेखा के ऊपर अपने अगर डायरेक्शन कभी पड़ी हो तो किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। इस चीज़ का यूज़ आएगा इस ग्लोब में। कैसे आएगा ये हम देखते हैं। इसके नॉर्थ का जो पोर्शन है वो नॉर्थ, अब ये गोले का आधा भाग है, इसलिए इसको हम उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो साउथ का पोर्शन है इसके नीचे वाला, इसको दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब देखो क्या होगा, ये जो विषुवत रेखा है ये क्या है, पहली चीज़ तो ये काल्पनिक है, अपन ने खुद ने एज्यूम करी है, ऐसी कोई रेखा नहीं होती। दूसरी चीज़, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तीसरी चीज़, ये जो विषुवत वृत्त है, ये हमारा विषुवत वृत्त पृथ्वी को, ये दो बराबर भाग कौन से हैं पहले ये देख लो, नॉर्थ व साउथ गोलार्ध या दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब हम चीज़ को समझते हैं। ये जो विषुवत रेखा है, ये जो ये वृत्त बना रही है, एक इस तरह का वृत्त बन जाएगा ये हमारी धरती के चारों तरफ। इस वृत्त को विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है। ये तो हो गई बात विषुवत रेखा की, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये तो बात हो गई विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा करती क्या है, अब हम समझते हैं कि विषुवत रेखा का यूज़ क्या है। हमें अगर जनरली समझना चाहिए, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, विषुवत रेखा का यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि ये मैंने एक विषुवत रेखा बना दी। अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उस तरफ मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ आप मान लीजिए कि पहले से लाइन ड्रॉ है दूसरी तरफ। अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि मैं इसके पैरेलल, कीजिए कि मैं इसके पैरेलल और रेखाएं बनाता जा रहा हूं।
एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकती हाथ से, लेकिन समझाने के लिए समझ लीजिए कि ये समांतर या पैरेलल रेखाएं हैं। होगा क्या, सभी इस एक वृत्त, ये जो रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसी के संदर्भ में, इसी के सापेक्ष, मतलब इसी के रेफरेंस में बाकी जो लाइंस है वो हमने ड्रॉ करी है। बाकी जो वृत्त है वो इसी एक विषुवत रेखा के सापेक्ष में हमने ड्रॉ की है। सभी अपने अपने एक अलग आकार का वृत्त बनाएंगे। जैसे विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होगा, इसके ऊपर जो वृत्त बनेगा वो थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इसके नीचे भी छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। ये विषुवत वृत्त है, ये हमारे लिए 0 डिग्री होगा। इससे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, यहाँ 0 डिग्री है विषुवत रेखा पे, 0 डिग्री। ये हमारा एकदम नॉर्दर्न पॉइंट है जिसको हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। और ये हमारा एकदम दक्षिणी बिंदु है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री एंगल चेंज हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाने में भी 90 डिग्री। यहाँ पर भी 0 डिग्री है, यही विषुवत रेखा चल रही है। यहाँ से यहाँ आने में भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर आने में भी चेंज होता है 90 डिग्री। और ये जो समांतर रेखाएं हमने खींची है, ये जो भी बात है, ये सभी समांतर रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड्स। अब इन अक्षांश रेखाओं को कैसे बनाया जाता है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, पहले ये हमने ये समझ लिया कि हमने कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है, इसके संदर्भ में बनाई जाती है। वेरियस एंगल्स पे ये क्या यूज़ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम भी बताऊंगा और उनको क्यों ड्रॉ करते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या हेल्प होती है हमें उनको ड्रॉ करने से। स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइंस ली जाती है लैटिट्यूड के लिए, हम वो भी समझेंगे। फ़िलहाल के लिए अब हम अगला चित्र ड्रॉ करेंगे। अक्षांश रेखाओं को और अच्छे से समझते हैं। पहला डायग्राम देखिए, ये वेरियस लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखाएं हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। विषुवत वृत्त की रेखा ये है, ये उत्तरी गोलार्ध, इससे ऊपर की सारी रेखाएं जो भी ड्रॉ है ये उत्तरी गोलार्ध की है। इसके नीचे जो भी सारी अक्षांश रेखाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं जो अलग अलग वृत्तों का निर्माण करती है, ये भी। अब दूसरा डायग्राम देखो, ये एक स्टैंडर्ड लाइन हमने मान ली और ये हमारा विषुवत वृत्त जो है वो है। विषुवत वृत्त से नॉर्थ में दोनों तरफ हम चलेंगे तो 90 डिग्री पे पहुंचेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड लाइन मानते हैं तो इसको हम 0 डिग्री भी मानते हैं विषुवत वृत्त को, विषुवत रेखा को। और साउथ में चलेंगे, दक्षिण में चलेंगे, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो भी ये 90 डिग्री बढ़ेगा 0 से, ठीक है। और इसको डिटेल में समझें, ये डायग्राम देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये 20 डिग्री उत्तर की रेखा, ये 40 डिग्री उत्तर की ये रेखा, इसके ऊपर वाली 60 डिग्री, उसके ऊपर वाली 80 डिग्री, उसके ऊपर वाला ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री। साउथ में जाएंगे, स्टैंडर्ड जो हमारा विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री, ये रेखा 20 डिग्री, ये रेखा 40 डिग्री, ये रेखा 60 डिग्री, ये रेखा 80 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री दक्षिण का। इसीलिए ये हमने रेफरेंस डाले। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा का टॉपिक। अक्षांश रेखा के अंदर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब सपोज़ करो अगर कोई जगह या कोई व्यक्ति इस पॉइंट पे है तो हम एटलीस्ट ये तो कह ही सकते हैं कि ये 60 डिग्री साउथ में है अक्षांश रेखा पर। इसका मतलब हमें इसका एक कोऑर्डिनेट तो प्राप्त हो गया, एक निर्देशांक तो हमें प्राप्त हो गया। बाकी जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम देशांतर रेखा से प्राप्त करेंगे। अब देशांतर रेखा क्या होती है ये जानने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करते हैं, इसके थोड़े और फ़ायदे देखते हैं, क्या इसका यूज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं।
सभी अक्षांश रेखाओं को एक बार देखते हैं, जो हमारी इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं और उनका क्या यूज़ है ये भी हम समझते हैं। ये हम सबको पता है, इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री के ऊपर, उसको विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा हम कुछ भी कह सकते हैं। इस रेखा के ऊपर सभी नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब क्या होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो अक्षांश रेखा जाएगी उसका नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ही साउथ में जो रेखा है उसका नाम भी कर्क रेखा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। सिमिलरली 66.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा मकर, और 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है वो मकर, दोनों मकर है। और ये 90 डिग्री के जो दोनों पोल्स हैं, दोनों ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये सबसे छोटे इनके वृत्त बनते हैं, बहुत छोटे पॉइंट पे। अब हमने ये सब डिस्कस क्यों किया, इन रेखाओं को क्यों जाना, अब हम ये समझते हैं एक मोटी मोटी बात। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है अर्थ पे, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया में जो भी प्रदेश आते हैं, जो भी भूखंड है, जो भी स्थिति है, यहाँ का जो वातावरण होगा ये हमेशा क्या होगा, गर्म होगा। आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में खूब पढ़ा होगा उष्ण कटिबंधीय। ये इन दोनों कटिबंधों के बीच में जो स्थिति है, या जो भूखंड है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो उष्ण कटिबंध है। मतलब यहाँ गर्मी पड़ती है अच्छी खासी। ऐसा इसलिए होता है, पूरे साल इस एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के एरिया के बीच में दिन में एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि सूर्य जो है उसकी किरणें इस एरिया में सीधी पड़ती है। इंडिया, अपना जो भारत है, मान लो वो यहीं कहीं है भी यहीं कहीं, मानना क्या है, आपने नोटिस किया होगा दिन में एक बार सूरज परवान चढ़ता है, पीक पे होता है, फिर वो धीरे धीरे वापस ढलता है। तो ये क्षेत्र वही क्षेत्र हैं सारे के सारे उष्णकटिबंधीय। अब हम जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ जो प्रदेश हैं ये दोनों, ये कहलाते हैं हमारे शीतोष्ण या फिर उपोष्ण। मतलब शीत प्लस उष्ण, उप प्लस, कहने का अर्थ ये है कि ठंडे और गर्म दोनों तरह के होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये जो एरियाज़ हैं ये शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण ही है। ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण ऐसा होता है। अब हम जैसे जैसे ध्रुवों के नज़दीक जाएंगे 66.5 डिग्री से, दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे भी, वैसे वैसे अत्यधिक ठंड होगी। यहाँ लिख लीजिएगा, आप अपने कॉपी में इसको इस हिसाब से बनाइएगा कि काफ़ी जगह से बने। अत्यधिक ठंडा, ये भी क्या है, अत्यधिक ठंडा। तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए भी करेंगे। अभी जब हमें देशांतर रेखाओं का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम कोऑर्डिनेट भी निकाल पाएंगे। कोऑर्डिनेट मतलब इस पूरी पृथ्वी पे प्रत्येक स्थान का एक अपना निर्देशांक होगा, एक अपनी जगह होगी, उसको हम जान पाएंगे। फिलहाल के लिए ये आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं कई बार। देशांतर रेखा होती क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्लोब के ऊपर दो ध्रुव हैं हमारे, नॉर्थ और साउथ। इनके मध्य की ऊर्ध्व यानी खड़ी रेखाएं, ऊर्ध्व का मतलब होता है, आप किसी को नहीं पता है तो खड़ी रेखाएं, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। दोनों पोल्स के बीच में ऐसा नहीं करना है हमें कि हमने ऐसे ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया। हमें दोनों पोल्स, ये एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सिर्फ इन दोनों के बीच की रेखाएं, ये देखो, जो नॉर्थ से स्टार्ट हो या साउथ से स्टार्ट हो और नॉर्थ में जाके तुझसे शुरू तुझसे ख़त्म, उस तरह की कुछ कहानी है ये जो रेखाएं होगी ये याम्योत्तर रेखाएं कहलाती है या देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, देखिए
अब देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, सभी समांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पे होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात कर रहे थे तो उनमें दूरी महत्व नहीं करती थी, एंगल कोण महत्वपूर्ण था। यहाँ पे क्या होगा, ये अक्षांश रेखाएं थी हमारी, यहाँ पर ये जो रेखाएं होंगी, ये प्रत्येक रेखा एक दूसरी अपने जो पास की रेखा होगी उससे बराबर दूरी पे होगी। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है, ये हमारी जो रेखाएं हैं। दूसरी, 0 डिग्री देशांतर क्या माना जाए। ये जो 0 डिग्री है देशांतर, यहाँ से चलेंगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ से चलेंगे तो ये 90 डिग्री, और दोनों दिशाओं से चलेंगे तो ये 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री पे जो ये रेखा होगी, ये है हमारी प्रमुख याम्योत्तर। यही हमारी मेन लाइन है जिसके रेफरेंस में बाकी लाइंस हमने ड्रॉ करी है। ये वर्तमान में हम देखें अगर हमारे ग्लोब में कहाँ पे है, ग्रीनिच में है। ग्रीनिच कहाँ है, ब्रिटेन में है, जहाँ पे एक ब्रिटिश वैधशाला है। ये क्या करती है, आपने सुना होगा, ये देखा होगा, भारत का समय GMT प्लस ये है, ये 5.5 घंटे आगे है GMT से। ये जो GMT का जो समय है, GMT पे जो समय चलता है वो GMT यही है, ग्रीनिच। ग्रीनिच का जो समय होगा, ग्रीनिच पे जो कोऑर्डिनेट होगा, उससे हमारा जो समय है, हमारा जो याम्योत्तर का कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार है कि वो 5.5 घंटे आगे है। ये जो याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं हैं, इनका एक उपयोग ये भी है कि समय को निर्धारित करती है। किस प्रकार, ये हम 9th क्लास में भी एक चैप्टर आएगा कर्क रेखा का, तब हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि ग्रीनिच से गुजरती है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये NCERT में नहीं है। अब देखो, देशांतर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो कुछ इस प्रकार थी। नॉर्दर्न और साउदर्न, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करती थी। अब ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और इस विभाजन में ये वाला भाग है ईस्टर्न और ये है वेस्टर्न। अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दिशा होती है। अभी हम 4th चैप्टर जो मानचित्र का पढ़ेंगे उसको हम थोड़ी सी डिटेल से इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखिए, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। ये भाग है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। मतलब 2 गोलों के आधे आधे भागों में इसको तोड़ दिया है या बांट दिया है। अब देखिए क्या होगा, जो भी रेखाएं, जो भी देशांतर रेखाएं इस तरफ होगी, ये तो है पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो रेखाएं इस तरफ होगी उन रेखाओं का नाम हो जाएगा पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और ये जो है 180 डिग्री की रेखा, अब एक गोले के रूप में अगर मैं बात करूं, ये 0 डिग्री की रेखा, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री घूम के जो 180 डिग्री पे जो रेखा बनेगी, अगर आप नोटिस करेंगे सबका गैप समान है। तो 0 डिग्री की रेखा जो है वही क्या है, 180 डिग्री की रेखा है। यानी कि मैं अगर घूमते घूमते आऊँ, मान लो मैं पूर्वी देशांतर से चलूँ, तो 0 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर की रेखा होगी वो होगी आपकी वास्तव में क्या, 180 डिग्री की पश्चिमी देशांतर की रेखा। आप करके देख लीजिएगा, 180 पॉइंट्स पे ऐसा ही होगा। या फिर मैं कहूँ 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा क्या होगी, तो वो होगी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक का 0 डिग्री दूसरे के 180 के बराबर। इसका मतलब ये रेखा एक ही है। 0 डिग्री वाली रेखा पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 180 डिग्री पे आएगी और फिर वापस घूमना शुरू करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री 180 डिग्री में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 180 होता है, 180 फिर 0 हो जाता है। इसी तरह से हमारा गोल जो ग्लोब है,
ये चलता रहता है। ठीक है, कहूँ कि दो महत्वपूर्ण विशेषताएं मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। समय मापने का साधन है ये आपके अर्थ यानी कि पृथ्वी, सन यानी कि सूर्य और मून, इन तीनों के गतियों को, समयों को, घूर्णन कालों को ये आपका मापेगा, साधन है, उपयोग में लिया जाता है इसे, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, सूर्य का व्यवहार, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो व्यवहार होगा, सूर्य की जो किरणें पड़ती है धरती पे, अगर मैं ये तो मेरा मानक यामी उत्तर है, इससे मैं मान लो इस रेखा की बात कर रहा हूँ या फिर इस रेखा की बात कर रहा हूँ, इस रेखा पे, इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, प्रत्येक याम्योत्तर रेखा के लिए सूर्य का जो व्यवहार है किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी जगह हो, एक जैसा होगा एक समय में। मान लो यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है तो यहाँ भी सीधी पड़ेगी, यहाँ भी सीधी पड़ेगी। मान लो सूरज की किरणें जिस एंगल पे इस पॉइंट पे पड़ रही है, उसी पॉइंट पे, उसी तरह यहाँ इस पॉइंट पे पड़ेगी और उसी तरह यहाँ इस पॉइंट पे भी पड़ेगी। ये इसकी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक या फिर अपने को एक विशेषता कहें तो ये वो है, लक्षण है। इम्पोर्टेंट सवाल है, कल को पूछ ले कि भाई इस पॉइंट पे ये व्यवहार है या ये स्थिति है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, एक जैसी होगी। सूर्य का व्यवहार एक जैसा रहता है। दोनों पढ़ लिए हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब इनका थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं। ये हमारी मानक अक्षांश रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी हमने कहा था, और ये हमारा मानक याम्योत्तर है। सपोज करो कि यहाँ पर एक कोई जगह है या कोई पॉइंट है या कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो तो ये रेखा ऐसे गई और ये रेखा ऐसे आएगी। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे साउदर्न, ये देख लो साउदर्न में है, और यहाँ पे ये क्या है, ईस्टर्न है। तो एक तो ये बात पता पड़ गई कि ये दक्षिणी पूर्वी, चार हिस्से हो गए ना। ये हमारा हो गया उत्तरी पूर्वी, ये हमारा हो गया उत्तरी पश्चिमी, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी और ये हो गया दक्षिण पश्चिमी। दोबारा बता देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट इसमें पहले, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। ये देखो, ये दोनों ही स्टैंडर्ड लाइंस क्या करेगी, ये हमारा नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट। इस पोर्शन को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ के लिए एक रेफरेंस लाइन अक्षांश रेखा ऐसे आएगी और देशांतर रेखा ऐसे आएगी। ड्रॉ अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो बिंदु होगा, इसको ये कैसे बताएगा कि साउथ में इतने डिग्री, तो ये आपकी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा की वैल्यू आ जाएगी जितने भी डिग्री होगी, कोमा ईस्ट के अंदर इतने डिग्री क्या है, याम्योत्तर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक स्टैंडर्ड डिग्री होगी कि भाई 110 डिग्री है या 120 डिग्री है। होगा क्या, 110 डिग्री 73 मिनट, सॉरी 73 मिनट नहीं होते, 60 से ज़्यादा मिनट नहीं होते, ठीक है। 110 डिग्री 13 मिनट, कोमा साउथ में भी कितना जाएगा आप बता सकते हो, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साउथ में 67, सपोज एक मैं ऐसे ही अंदाजे से लिख रहा हूँ, कोमा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको लिख देंगे हम एक अंदाजतन, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये इन दोनों रेखाओं का उपयोग है। इसी से हम गूगल के अंदर, आप कभी गूगल मैप का यूज़ किए हो तो ये गूगल मैप के अंदर इस तरह की आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताएगा। तो आप अगर कभी ट्राई करो तो देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी दो तरीके से घूर्णन करती है। हमने पिछले पार्ट में सौर मंडल पढ़ा था। ये सूर्य है सेंटर में, पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूर्णन करती है। दो बातें समझिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। कोई दिशा पूछ ले तो याद रखिएगा। दूसरी चीज, पृथ्वी जो है किस दिशा में घूर्णन करती है,
पृथ्वी इस दिशा में भी घूम सकती है और इस दिशा में भी घूम सकती है। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक। तो जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है, क्लॉकवाइज नहीं करती। ये तो हो गया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, परिभ्रमण। अब हम बात करते हैं कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तभी तो दिन और रात बनते हैं। हम 3rd चैप्टर में दिन और रात के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, अपनी धुरी पे। अगर ये अक्ष माना जाए, इसके सापेक्ष कुछ इस प्रकार से। तो एक चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है, सबको पता है, दिन रात बनते हैं, सबको पता है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी एंटी क्लॉक वाइज ही घूमती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। को ग्रीनिच रेखा के बारे में बताया था। ग्रीनिच रेखा के बारे में एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मानक याम्योत्तर रेखा, इस मानक याम्योत्तर रेखा ने क्या किया था? 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब क्या होगा कि ये जो ईस्टर्न गोलार्ध है, इसका समय जो है वो हमेशा आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस रेखा से इसकी वैल्यू आगे बढ़ रही है। इसका समय क्या रहेगा? पीछे रहेगा, जो वेस्टर्न में होंगे। इसी कारण भारत जो यहाँ कहीं स्थित है, भारत वास्तव में 82.5 डिग्री पे है। इसका मैं आपको आगे कभी बताऊंगा कि ये क्या है, क्यों है ईस्ट में। तो भारत ईस्ट में इतनी डिग्री आगे है, इसलिए भारत का समय क्या है? 5.5 घंटे आगे चलता है। सबसे आगे, सबसे ईस्ट में कौन है? जापान। इसीलिए जापान को उगता सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है धरती पे, धरती के टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर जापान में कहीं सूर्योदय हो रहा है तो सबसे इस यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट होगा वो बहुत पीछे होगा, मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो ये हमारे याम्योत्तर रेखा का एक और उपयोग है। अच्छा, दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड लाइंस, स्टैंडर्ड टाइम्स के लिए भी याम्योत्तर रेखा का यूज होता है। रूस के अंदर 12 याम्योत्तर रेखाओं का उपयोग होता है, मैक्सिमम है। 11th क्लास में, 12th क्लास में मैं पढ़ाऊँगा आपको कि भाई 12 टाइम्स। रूस इतना बड़ा है क्षेत्रफल में कि वहाँ 12 प्रकार के टाइम चलते हैं एक ही देश में। हमारे भारत में तो एक ही है, ये मानक याम्योत्तर रेखा। रूस में 12 प्रकार के मैक्सिमम है, नोट कर लीजिए। अब देखिए पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है। कोई भी चीज़ अपने अक्ष पे घूमेगी मतलब पूरा चक्कर पूर्ण किया। एक चक्कर में कोण जो बनेगा वो कोण कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का, वृत्त का पूरा कोण। तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया पृथ्वी ने। 1 घंटे में कितना बनेगा? 24 से इसको भाग देंगे तो कोई बता सकता है? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, या फिर मैं कह लूँ कि 60 मिनट में 15 डिग्री। अब 60 मिनट का 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री घूर्णन में कितना टाइम लगेगा? 60 से भाग दे दूंगा, 4 मिनट लगेगा। पृथ्वी 4 मिनट में अपने अक्ष पर 1 डिग्री मुड़ जाती है। ठीक है, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट बात आई सामने। इसका क्या मतलब है, इसका क्या उपयोग है, ये हम अब समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, एक डिग्री घूमने में समय कितना लग रहा है? 4 मिनट। तो अब ये बात तो तय है कि किसी भी जगह एक जैसा हालात नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसी समस्या की वजह से क्या लिया जाता है? मानक समय लिया जाता है। ठीक है, मानक समय इसी वजह से लिया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, कोई स्टैंडर्ड टाइम हो ही नहीं सकता पूरी पृथ्वी का एक ही टाइम के अंदर। ठीक है, अब देखो हम एक चीज़ और समझते हैं।
अब मैंने अब पढ़ा दिया आपको कि भाई 1 डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। 0 डिग्री पे क्या है, ग्रीनिच है, ब्रिटिश वेधशाला है, जो कि क्या है, GMT। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा का मान है जो भारत से गुजरती है 82 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सेकेंडों की भाषा में अगर मैं लिखना चाहूँ 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 60 मिनट का आधा डिग्री मतलब 30। इसका मतलब ये होगा कि ये GMT से 82.5 का मतलब हो गया 82 × 4 प्लस आधा × 4। ये हमारा हिसाब बैठता है पूरा 5.5 घंटे का। अगर हम गुणा भाग आप कर लोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। इसलिए भारत का टाइम क्या है, उस स्टैंडर्ड टाइम से, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इससे 82.5 डिग्री का जो अंतर है इसका, ये इस 82.5 डिग्री के अंतर की वजह से ये टाइम हमारा इतना आगे होता है। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। अब मैंने आपको रूस के बारे में बताया कि रूस में 12 टाइम है या 11 टाइम है, सॉरी 11 टाइम है। तो रूस का एक क्षेत्रफल हम देखेंगे, यूरोप में भी है, रूस और एशिया में भी है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि वहाँ से खूब सारी लाइनें गुजरती है। अब मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि भाई हम कैसे इसको व्यवस्थित करें, तो हमें देशांतर रेखाओं को मानक मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। देशांतर रेखाओं को मानक मानने का क्या तरीका होगा कि हम प्रत्येक घंटे के लिए एक देशांतर रेखा को मानक मान लेते हैं। प्रत्येक घंटे के लिए हमने पहले भी लिखा था कि भाई 60 मिनट के लिए 15 डिग्री का अंतर आ जाता है। प्रत्येक 60 मिनट में जो याम्योत्तर रेखा है, देशांतर रेखा के कोण में अंतर आता है, वो क्या आता है, 15 डिग्री का। तो कुल मिला के 24 मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं धरती पे। इतनी रहेगी क्योंकि दिन के घंटे 24 ही हैं, प्रत्येक घंटे के लिए एक, और प्रत्येक में कितना अंतर है, 15 डिग्री। मैंने एक विशेषता पढ़ाई थी कि प्रत्येक याम्योत्तर रेखा का अंतर या जो दूरी है अपने निकटवर्ती याम्योत्तर रेखा से समान रहती है। तो यहाँ पर भी वो कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता फॉलो हो रही है। 24 मानक याम्योत्तर रेखा परस्पर 15 डिग्री की दूरियों पे, अगर हम 24 बार 15-15 करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, ये आएगा। सही है, सत्य है। तो कुल मिला के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और भी पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ें। जुड़े रहिए आप।